मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित वर्चुअल कक्षा में गणित विषय की आज क्लास में उपस्थित विद्यार्थियों का डॉक्टर रश्मि तिवारी, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीएससी सेम 1 के विद्यार्थियों के लिए आज ये लेक्चर आयोजित किया गया है। मेरा विषय है कोण। आपके पाठ्यक्रम में कोण और सिलेंडर दो विषय 5वीं यूनिट पर दिए गए हैं। इसमें कोण शब्द का उच्चारण करते ही हम सब के दिमाग में कुछ इस तरह के फिगर्स आ जाते हैं। विद्यार्थी देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर कुछ फिगर्स आपको दिख रहे हैं। जैसे ही कोण शब्द का हमने उच्चारण किया, हमारे सामने इस तरह की आकृतियां बन करके आ गई। सब हमारा देखने का नजरिया है कि हमने कोण कहा, यानी हमारे सामने ये फिगर बना हुआ है। वास्तव में हम यहाँ पर परिभाषित करेंगे कोण को पूर्णतः गणितीय तरीके से। मैथमेटिक्स में या ज्योमेट्री में हम कोण की परिभाषा, उसके विभिन्न प्रकार किस तरह से देते हैं, उस पे हमारा ये लेक्चर निर्धारित किया गया है। मेरे लेक्चर के कुछ कंटेंट्स जो हैं वो हैं शंकु, निर्देशांक अक्षों से होकर जाने वाला शंकु, लंबवृत्तीय शंकु, वितक्रम शंकु, आवेष्टक शंकु या स्पर्श शंकु। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं शंकु की परिभाषा। शंकु एक ऐसी सतह है जो एक ऐसी चररेखा के द्वारा जनित की जाती है जो सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरती है और एक अन्य शर्त को भी संतुष्ट करती है। शंकु निर्धारित करते समय हमने कहा एक स्थिर बिंदु से जाने वाली वेरिएबल लाइन के द्वारा जनरेट होने वाली सतह जो साथ में एक दी गई शर्त को संतुष्ट करती है। हमारे पास शर्त जो है वो 3 शर्त कुछ इस तरह से हैं। पहला है, यह एक दिए गए वक्र को काटती है, मतलब जो सरल रेखा हम डिफाइन कर रहे हैं वो स्थिर बिंदु से जा रही है और किसी नीचे दिए गए किसी वक्र को काट रही है, या फिर यह संतुष्ट करती है। दूसरी शर्त हम लेते हैं कि यह एक दी हुई सतह को स्पर्श करती है। जब यह दी गई सतह को स्पर्श कर रही है, नीचे वहां जो जनक रेखा हम ले रहे हैं उसके साथ में दी गई सतह को स्पर्श कर रही है, या फिर तीसरी शर्त संतुष्ट होती है कि यह निश्चित बिंदु से गुजरने वाली निश्चित रेखा के साथ हमेशा एक दिया गया निश्चित कोण बनाती है। शंकु की परिभाषा में हम ये कह रहे हैं कि वेरिएबल लाइन ले रहे हैं जो एक स्थिर बिंदु से पास आउट हो रही है और दी गई 3 शर्त में से किसी एक शर्त को संतुष्ट करती है। यहाँ पर निश्चित रूप से स्थिर बिंदु क्या है, वेरिएबल लाइन क्या है, इसको परिभाषित करना जरूरी है। तो जो स्थिर बिंदु हम यहाँ पर ले रहे हैं वह है शंकु का शीर्ष। स्थिर बिंदु को शंकु का शीर्ष कहा जाता है, जो संलग्न चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर एक पॉइंट नोट किया गया है जिसको शीर्ष कहा गया है। इसके बाद वेरिएबल लाइन जो शंकु को जनरेट कर रही है, इसीलिए हम उसको कहेंगे जनक रेखा या जनरेटर ऑफ द कोन। तो वर्टेक्स और जनरेटर हमने इस तरह से डिफाइन किए। जब हम कहते हैं यहाँ पर कि यह तीसरी शर्त को संतुष्ट कर रही है, 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को संतुष्ट कर रही है, तो 3 शर्त में हम देख रहे हैं कि वह या तो वक्र को काट रही है या सतह को स्पर्श कर रही है। तो ये जो वक्र और सतह है ये आपको संलग्न चित्र में नीचे जो इलिप्स के शेप में एक आकृति दिखाई दे रही है वह यहाँ पर ये बेस होगा और इसको हम डिफाइन करते हैं। जब यहाँ पर शंकु की जो जनक रेखा है, जनक रेखा जब तीसरी शर्त को संतुष्ट कर रही है, मतलब हम कह रहे हैं कि वर्टेक्स से जाने वाली वेरिएबल लाइन वर्टेक्स से जाने वाली एक स्थिर रेखा के साथ स्थिर कोण बना रही है, तब ऐसी स्थिति में हम इसको राइट सर्कुलर कोण या लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। यहाँ स्थिर बिंदु से जाने वाली जो स्थिर रेखा है वह शंकु का अक्ष या एक्सिस ऑफ द कोण कहलाता है। स्थिर कोण जो हम लेते हैं वह शंकु का अर्धशीर्ष कोण कहलाता है। दिया गया वक्र, अर्थात नीचे जब हमने बात करी थी कि जनक रेखा किसी एक शर्त को संतुष्ट करती है, उसमें कहा था कि वह नीचे किसी वक्र को काटती है। जिस वक्र को यह काटती है वह वक्र शंकु के लिए आधार वक्र, बेस कर्व या निर्देशक सतह कहलाती है। तो बेस कर्व जो हम लेते हैं, बेस कर्व कोई ना कोई शंकव होगा और इस शंकव की जो घात होती है उसी घात को शंकु का घात
कहा जाता है। द्विघात का एक शंकु हमेशा एक क्वाड्रेटिक कोन या एक वर्ग शंकु कहलाता है। जब हम बात करते हैं कि वेरिएबल लाइन दी गई किसी सतह को स्पर्श करती है, सतह को स्पर्श करती है, उस स्थिति में ऐसे शंकु को एनवेलपिंग कोन या आवेष्टक शंकु कहा जाता है। तो शंकु की परिभाषा में अभी हमने परिभाषित किया कि एक स्थिर बिंदु से जाने वाली वेरिएबल लाइन के द्वारा जनरेट होने वाली सतह जो किसी दिए गए वक्र को काटती है या किसी दी गई सतह को स्पर्श करती है या वर्टेक्स से जाने वाली स्थिर रेखा के साथ स्थिर कोण बनाती है, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को या ऐसी ज्यामितीय आकृति को हम गणित की भाषा में शंकु कहते हैं। शंकु जब हम परिभाषित कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस कर्व हमारे पास आ रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है, होमोजीनियस इक्वेशन है fx,y,z इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस ट्वाइस fyz प्लस ट्वाइस gzx प्लस ट्वाइस hxy इक्वल टू 0। यह समीकरण xyz में एक समघातीय समीकरण है और इस समघातीय समीकरण से हम हमेशा एक शंकु निर्धारित कर सकते हैं। यह समीकरण हमेशा एक शंकु बनाएगा और वह ऐसा शंकु होगा जिसका वर्टेक्स मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट 0 0 0 होगा। साथ ही यदि एक शंकु का शीर्ष हमें मूल बिंदु दिया गया है तो ऐसे शंकु का समीकरण भी हमेशा xyz में समघातीय होता है। ये वाइस वर्सा कंडीशन है कि यदि होमोजीनियस इक्वेशन है xyz में तो वो हमेशा एक शंकु बनाएगा जिसका वर्टेक्स 0 0 0 होगा। यदि कोई शंकु इस तरह से निर्धारित है जिसका वर्टेक्स 0 0 है तो वह निश्चित रूप से xyz में एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा। शंकु की परिभाषा अभी तक जो हमने देखा, मूल बिंदु हमने वर्टेक्स लिया, तो आइए अब हम देखते हैं एक ऐसे अब हम ये परिभाषित करते हैं कि जनक रेखा की जब हम बात कर रहे हैं, किसी भी लाइन को जब हम परिभाषित करते हैं उसमें निश्चित रूप से दिक्कुज्याएं होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हम वहां पर डिफाइन करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि शंकु के जनक रेखा की दिक्कुज्याएं शंकु के समीकरण को संतुष्ट करती हैं जबकि इसका शीर्ष मूल बिंदु है। शंकु की जनक रेखा का समीकरण देखें। हम मान लें कि जनक रेखा का समीकरण x अपॉन l इक्वल टू y अपॉन m इक्वल टू z अपॉन n है। कोई भी एक शंकु हमने निर्धारित किया हुआ है जिसकी जनक रेखा का समीकरण x अपॉन l इक्वल टू y अपॉन m इक्वल टू z अपॉन n है। दिए गए शंकु का समीकरण हमने परिभाषित किया xyz में होमोजीनियस होगा, क्योंकि पिछली स्लाइड में हम ये देख चुके हैं कि जिस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होता है उसका समीकरण xyz में समघातीय होता है या होमोजीनियस होता है। तो शंकु का समीकरण हमने लिया fxyz इक्वल टू 0, जनक रेखा का समीकरण लिया x अपॉन l इक्वल टू y अपॉन m इक्वल टू z अपॉन n। यदि हम कहें कि शंकु की जनक रेखा पर कोई बिंदु LR, MR, NR होगा, यहाँ मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि ये पॉइंट हमने कैसे निर्धारित किया है। तो हमने जो इक्वेशन 1 में जनक रेखा का समीकरण लिखा हुआ है उस समीकरण में रेशो है x अपॉन l इक्वल टू y अपॉन m इक्वल टू z अपॉन n। उस रेशो को हमने इक्वल टू r सपोज किया और इससे हमें x y z की वैल्यूज मिली LR, MR, NR। तो हमने कहा कि शंकु की जनक रेखा पर मान लो कि कोई बिंदु LR, MR, NR उपस्थित है। जब यह बिंदु शंकु की जनक रेखा पर उपस्थित है तो चूंकि जनक पूरी तरह से शंकु 2 पर उपस्थित है, इक्वेशन 2 से जो समघातीय समीकरण हमने शंकु का बनाया हुआ है इस पर चूंकि जनक रेखा उपस्थित है, मतलब जनक रेखा का प्रत्येक बिंदु भी इस शंकु पर उपस्थित होगा और इसीलिए यह पॉइंट LR, MR, NR R के सभी मानों के लिए शंकु के समीकरण fxyz इक्वल टू 0 पर उपस्थित होगा, उस पर विद्यमान होगा। चूंकि यह पॉइंट LR, MR, NR शंकु पर पूर्णतः उपस्थित है इसीलिए यह शंकु के समीकरण को संतुष्ट करेगा और शंकु के समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात हमें मिलेगा f LR, MR, NR इक्वल टू 0। हमने यहाँ क्या किया है, x y z के स्थान पर क्रमशः LR, MR, NR को रख दिया है जो कि शंकु पर उपस्थित था। यह इक्वेशन R के सभी मानों के लिए सही होगा, सही मानों के लिए सत्य है। चूंकि यह एक होमोजीनियस इक्वेशन है इसीलिए
या हम इसमें से r इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। r इक्वल टू 1 रखें या फिर हम इक्वेशन से जब r को कॉमन निकाल लेंगे तब हमको जो इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा वो होगा FLMN इक्वल टू 0। विद्यार्थी ध्यान दें, जो हमने शुरू में लिखा है शंकु का समीकरण इक्वेशन नंबर 2 Fxyz इक्वल टू 0, उसकी जगह हमको मिल गया FLMN इक्वल टू 0। मतलब XYZ की जगह पर जब हमने शंकु की जनक रेखा की दिक्भुजाओं को प्रतिस्थापित किया तो हमें FLMN का मान भी 0 के बराबर मिला। अर्थात यह निश्चित हो गया या यह सिद्ध हो गया कि शंकु के जनक रेखा की दिक्भुजाएं हमेशा शंकु के समीकरण को संतुष्ट करती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं। तो शंकु के जनक रेखा की दिक्भुजाएं शंकु के समीकरण को संतुष्ट करती हैं, जबकि उसका शीर्ष मूल बिंदु है, ये हमने निर्धारित कर दिया। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की, निर्देशांक अक्षों से होकर जाने वाला शंकु। हम ऐसे शंकु की बात कर रहे हैं जो निर्देशांक अक्षों से जाता है। तीनों निर्देशांक एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जाने वाले शंकु की हम बात कर रहे हैं। निर्देशांक अक्षों से जाने वाला शंकु जब अक्षों से पास आउट हो रहा है, निश्चित रूप से उसका वर्टेक्स 0 0 0 है, मूल बिंदु उसका वर्टेक्स हमको दिया गया है। और हम सभी ये जानते हैं, अभी हमने निर्धारित किया है कि ऐसे शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है वो होगा Fxyz इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस ट्वाइस fyz प्लस ट्वाइस gzx इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 से हमने एक शंकु का व्यापक समीकरण लिखा जो जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। हम ये देखने जाने वाले हैं कि जब यह निर्देशांक अक्षों से जा रहा है उस स्थिति में इसका क्या स्वरूप होगा। सबसे पहले हम बात करें कि दिया गया शंकु एक्स एक्सिस से होकर गुजरता है। जब शंकु एक्स एक्सिस से होकर गुजरता है तो क्या हम ये जान सकते हैं कि एक्स एक्सिस की दिक्भुजाएं क्या हैं? एक्स एक्सिस की दिक्भुजाएं हम सभी जानते हैं 1 0 0। एक्स एक्सिस की दिक्भुजाएं 1 0 0। पिछले आर्टिकल में अभी हमने सेटिस्फाई किया है कि जनरेटर जो होता है, शंकु का जनक जो होता है, उसकी दिक्भुजाएं शंकु के समीकरण को संतुष्ट करती हैं। यहाँ जब चूंकि हम 0 0 0 को हम वर्टेक्स ले रहे हैं और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से शंकु पास आउट हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह शंकु जो होगा वह उसके लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों ही उसकी जनक रेखा बन जाएंगी। तो जब ये जनक रेखा होगी तो एक्स एक्सिस की दिक्भुजाएं शंकु के समीकरण को संतुष्ट करेंगी। इसीलिए हम इक्वेशन 1 में 1 0 0 क्रमशः एक्स वाई जेड के स्थान पर प्रतिस्थापित करें। इक्वेशन का स्वरूप कुछ इस तरह से होगा, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम एक्स वाई जेड की जगह पर क्रमशः 1 0 0 हमने रखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है a इक्वल टू 0। मतलब जब शंकु एक्स एक्सिस से गुजरता है, मतलब एक्स एक्सिस जब उसका जनक है, तब उस स्थिति में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब शंकु वाई एक्सिस से जाएगा या जेड एक्सिस से जाएगा, तब वाई एक्सिस की दिक्भुजाएं हमको मालूम है, वाई एक्सिस की दिक्भुजाएं 1 0 1 0 है, जेड एक्सिस की दिक्भुजाएं 0 0 1 है। तो वाई एक्सिस की दिक्भुजाएं 0 1 0 को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमको b इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब हम जेड एक्सिस से जाते हुए बताते हैं, जेड एक्सिस की दिक्भुजाएं 0 0 1 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें c इक्वल टू 0 मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि जब इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा कि यह x एक्सिस से जाता है तो a इक्वल टू 0, y एक्सिस से जा रहा है b इक्वल टू 0, z एक्सिस से जा रहा है c इक्वल टू 0। तो इस तरह से शंकु जब तीनों निर्देशांक अक्षों से गुजरता है तब उस स्थिति में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हमको दिए गए थे a b c, दे आर ऑल 0। उन सबको हमने 0 लिख दिया और इक्वेशन 1 का रूप हमको कुछ इस तरह से मिला, ट्वाइस hxy प्लस ट्वाइस fyz प्लस ट्वाइस gzx इक्वल टू 0। या इस इक्वेशन को हम कहेंगे hxy प्लस fyz प्लस gzx इक्वल टू 0। तो शंकु का समीकरण जबकि वह तीनों निर्देशांक अक्षों से जाता है, हमें यह मिला hxy प्लस fyz प्लस gzx इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर
जब शंकु निर्देशांक कक्षों से पास आउट होता है, गुजरता है, तब हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की टर्म्स एग्जिस्ट नहीं होती हैं। अभी तक विद्यार्थियों हमने बात करी ऐसे शंकु की हम बात कर रहे हैं जिसका वर्टेक्स 0 0 है, मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु उसका वर्टेक्स है। तब उस स्थिति में हमने एक चीज निर्धारित करी कि उसका इक्वेशन हमेशा होमोजीनियस होता है, समघातीय समीकरण होता है। दूसरी चीज हमने यह देखी कि शंकु के जो जनक रेखा होती है उसकी दिक्कोज्याएं हमेशा शंकु के समीकरण को संतुष्ट करती हैं। तीसरी चीज हमने यह देखी कि शंकु के जनरेटर्स अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हैं या शंकु इन निर्देशांक कक्षों से गुजरता है, तब उस स्थिति में शंकु का समीकरण hxy प्लस fyz प्लस gzx इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ अभी तक बात थी वर्टेक्स 0 0 0 पर, लेकिन क्या अगर कोई अन्य बिंदु वर्टेक्स दिया गया है तब हम शंकु का समीकरण बना सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम अगले आर्टिकल में हम यही निर्धारित करने जा रहे हैं कि ऐसे शंकु का समीकरण हम बनाएंगे जिसका वर्टेक्स हमको दिया गया है और जिसका बेस कर्व आधार वक्र दिया है। शंकु की परिभाषा को अगर एक बार रिवाइज करें तो हमने कहा था कि शंकु ऐसे स्थिर बिंदु से जाने वाली एक ऐसी सतह है, स्थिर बिंदु से जाने वाली एक वेरिएबल लाइन के द्वारा जनरेट होने वाली ऐसी सतह है जो तीन में से एक शर्त को संतुष्ट करती है। उसमें हमने पहली शर्त ली थी कि वह किसी दिए गए वक्र को काटती है। यहाँ पर उसी तरह के समीकरण को हम निर्धारित करने जा रहे हैं कि उस शंकु का समीकरण निकालेंगे जिसका वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा है और जिसका आधार वक्र का समीकरण ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 है। ये जो आधार शंका हमको दिया गया है, बेस कर्व यहाँ पर हम जो डिफाइन कर रहे हैं, ये बेस कर्व जो है यह दो पार्ट में हमको दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। इसको दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि आधार वक्र जो है वो z इक्वल टू 0 प्लेन में, z इक्वल टू 0 समतल में इस तरह का दिया गया एक वक्र है। जो समीकरण निर्धारित किया गया है उसको हम z इक्वल टू 0 समतल में भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसे शंकु का समीकरण निकालना है। निश्चित रूप से शंकु का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हमको जनक रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सपोज करें बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली एक वेरिएबल लाइन का समीकरण। मान लें कि अल्फा बीटा गामा से जाने वाली वेरिएबल लाइन का समीकरण है x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन। इक्वेशन 1 में हमने बेस कर्व को निर्धारित किया हुआ है। इक्वेशन 2 में हमने अल्फा बीटा गामा से जाने वाली एक वेरिएबल लाइन को डिफाइन किया। ये जो वेरिएबल लाइन है यहाँ पर एल एम एन क्रमशः इस जनक रेखा की दिक्कोज्याएं होंगी। जब यह हमने परिभाषित किया कि रेखा z इक्वल टू 0 प्लेन पर उपस्थित है, z इक्वल टू 0 समतल हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ये रेखा शंकव को निश्चित रूप से उस बिंदु पर मिलेगी जहां पर हमें z इक्वल टू 0 मिलता है। z इक्वल टू 0 मिलेगा अर्थात जनक रेखा के समीकरण में यदि हम z इक्वल टू 0 रख दें तो जनक रेखा का समीकरण क्या होगा? हमें जनक रेखा का समीकरण मिलेगा z इक्वल टू 0 रखने पर जो समीकरण होगा वो हो जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन। z की जगह 0 रख दिया, माइनस गामा अपॉन एन मिलेगा। इस इक्वेशन इन रेशोज के आधार पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन और y की वैल्यू मिलती है बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन। तो जब शंकु का जो जनक रेखा हमने ली हुई है, जनरेटर z इक्वल टू 0 समतल पर उपस्थित था जिससे हमको x और y के ये वैल्यूज मिल गई। अर्थात हमको x इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अर्थात कोण का जो बेस था, बेस कर्व और जनक रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिला अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन एंड 0। ये तीन पॉइंट्स मिलकर के एक कोऑर्डिनेट को निर्धारित कर रहे हैं, एक ऐसे बिंदु को निर्धारित कर रहे हैं जो शंकु और उसकी जनक रेखा का, शंकु का आधार वक्र और उसकी जनक रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। तो शंकु का आधार वक्र और उसकी जनक रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु हमको मिला अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन 0। निश्चित रूप से यह समीकरण
आधार वक्र पर उपस्थित होगा और यह आधार वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब ये आधार वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, आधार वक्र का समीकरण हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था ax² + by² के फॉर्म में, वहां पर हम इन वैल्यूज को x, y, z की इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में आधार वक्र के समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इक्वेशन हमको आपकी दी गई स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें इस रूप में मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में ax² + twice hxy + by² + twice gx + twice fy + c = 0 था। वहां पर x, y, z की जगह पर हमने क्रमशः अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन एंड 0 प्रतिस्थापित कर दिया। इक्वेशन का स्वरूप हमको इस तरह से मिला। हम इसमें से 1/n² कॉमन निकाल लें तो 1/n² कॉमन निकालने पर इक्वेशन का स्वरूप इस तरह से होगा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही थी n 1/n हमको मिल रहा, हमने कॉमन निकाला, कहीं स्क्वायर की टर्म्स है इसीलिए स्क्वायर के फॉर्म में बाहर निकाला, तो उससे हमको इक्वेशन का जो नया स्वरूप मिला वो हो गया a × αn - l गामा होल स्क्वायर + ट्वाइस h αn - l गामा × βn - m गामा + b βn - m गामा होल स्क्वायर + ट्वाइस gn αn - l गामा + ट्वाइस fn βn - m गामा + cn² = 0। ये हमें समीकरण का नया स्वरूप मिला। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, जनक रेखा के समीकरण में हमने लिखा था, जनक रेखा का समीकरण हमने डिफाइन किया था x - α अपॉन l, y - बीटा अपॉन m, z - गामा अपॉन n। ये हमारी जनक रेखा का समीकरण था। तो पिछले इक्वेशन में जहां पर हमारे पास n, l, m की टर्म्स मिल रही थी, उसकी जगह पर हमने x - α, l की जगह x - α, m की जगह y - बीटा और z की n की जगह पर z - गामा, x - α, y - बीटा और z - गामा हमने क्रमशः l, m और n की जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे इक्वेशन का स्वरूप हमें इस तरह से मिला। यहाँ पर अगर हम पहले ब्रैकेट की बात करें, a × α × z - गामा प्लस x - α × गामा, करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है अल्फा z - गामा माइनस x - α × गामा, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो अल्फा गामा विथ नेगेटिव साइन एंड अल्फा गामा प्लस पॉजिटिव साइन होगा, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें आगे जो टर्म मिलेंगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। तो सारे ब्रैकेट्स में हमने ओपन करके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आ रही थी जो कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको कैंसिल आउट किया और इक्वेशन का जो स्वरूप था वो हमको इस रूप में मिला, a × αz - x गामा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस h αz - x गामा × βz - गामा y प्लस b × βz - गामा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस g z - गामा × αz - x गामा प्लस ट्वाइस f z - गामा × βz - गामा y प्लस c z - गामा होल स्क्वायर = 0। यही समीकरण शंकु का रिक्वायर्ड समीकरण होगा, अभिष्ट समीकरण होगा। अर्थात हमने निकाला ऐसे शंकु का समीकरण जिसका वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा था और जिसका आधार वक्र z = 0 प्लेन में fxy = ax² + by² + ट्वाइस hxy + ट्वाइस bx = 0 के रूप में निर्धारित था। उसके आधार पर हमने यहाँ पर अभिष्ट शंकु का समीकरण बनाया हुआ है। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें, ये जो आर्टिकल है आपको इसका प्रूफ भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इस पे आधारित न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना होता है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन देखें, ऐसे शंकु का समीकरण ज्ञात करें जिसका वर्टेक्स 5, 4, 3 है और आधार वक्र 3x² + 2y² = 6, z + गामा = 0 है। मतलब यहाँ पर हमें जिस शंकु का समीकरण निकालना है उसका वर्टेक्स 5, 4, 3 दिया गया है और वह उसका जो बेस कर्व है, उसका जो आधार वक्र है वो z + y = 0 समतल में 3x² + 2y² = 6 के रूप में दिया गया है। जैसा हमने आर्टिकल सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से, उसी मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम शंकु की जनक रेखा का समीकरण निर्धारित करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर वर्टेक्स 5, 4, 3 दिया गया है तो हम अल्फा बीटा गामा की जगह पर 5, 4, 3 रखेंगे और हमें मिलेगा, मान ले हम सपोज करेंगे, मान लें कि शंकु की जनक रेखा का समीकरण है x - 5 अपॉन l = y - 4 अपॉन m
इक्वल टू z-3/n। शंकु की जनक रेखा का समीकरण हमने बना लिया। अब यहाँ पर चूंकि प्लेन हमको आर्टिकल जब हमने सॉल्व किया था वहां प्लेन हमको z=0 के रूप में दिया था, तो हमने z=0 सब्स्टिट्यूट कर दिया था और डायरेक्ट इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाली थी। लेकिन यहाँ पर प्लेन हमको z+y=0 दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर जनक रेखा में इस रेशो को इक्वल टू r मानते हुए x, y, z के नए मान निकालेंगे और वो मान हमको मिलेंगे इस सरल रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमको प्राप्त होंगे LR + 5 MR + 4 NR + 3। तो दी गई जनक रेखा जो हमने सपोज करी है जनक रेखा, उस पर हमने सपोज किया कि रेशो जो था वो इक्वल टू R हमने मान लिया और उसको R मानते हुए हमको एक कॉमन पॉइंट मिला, एक ओवेनिस्ट बिंदु मिला। वह पॉइंट मिला जिसपे जनक रेखा ने आकर के आधार को काटा था। तो जनक रेखा आधार 3x² + 2y² = 6 को इस बिंदु पर LR + 5 MR + 5 NR + 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस बिंदु पर काट रही है। निश्चित रूप से इंटरसेक्ट कर रही है मतलब बिंदु के निर्देशांक शांकों के जो आधार है उस आधार के समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम 3x² + 2y² = 6 में x, y, z की जगह पर, यहाँ पर z नहीं आ रहा है, हम x और y की जगह पर LR + 5 और MR + 4 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमको नया इक्वेशन मिलेगा 3LR + 5 होल स्क्वायर + 2MR + 4 होल स्क्वायर = 6। दूसरी तरफ हमारे पास z+y = 0 था, हम उस इक्वेशन में भी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। z की जगह पर MR + 4 और y की जगह पर NR + 3 रखने से हमको इक्वेशन मिलेगा MR + NR + 7 = 0 या R × M + N = -7। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या करा था, x² और y² की जगह पर x और y के जो वैल्यूज हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिले थे, उन कोऑर्डिनेट्स को हमने प्रतिस्थापित किया था, तब हमको इक्वेशन का स्वरूप मिला था। तो इक्वेशन 1 से हम अगर देखें तो हमारे पास था कुछ इस तरह का इक्वेशन था। उसमें हमको 3LR + 5 होल स्क्वायर के रूप में इक्वेशन मिल रहा था। हमने पूरे इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है, उस पूरे इक्वेशन को m + n होल स्क्वायर से गुणा कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को m + n होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो नया इक्वेशन मिला वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमें इस रूप का इक्वेशन मिला। यहाँ पर अब हम जो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास r की वैल्यू आ रही है -7/m + n। -7/m + n को यदि हम इस इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर दें, r की वैल्यू को इक्वेशन 3 से ये नया आने वाले इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं तो हमको इक्वेशन मिल जाता है 3 × -7l + 5m + 5n होल स्क्वायर + 2 × -7m + 4m + 4n होल स्क्वायर = 6m + n होल स्क्वायर। हम गणित के विद्यार्थी हैं, इसलिए इस इक्वेशन को हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। LMN हमने लिया था जनक रेखा की दिक्भुजाएं, x-5/l = इस तरह से हमने इक्वेशन परिभाषित किया था जो शंकु की जनक रेखा का समीकरण था। तो LMN यहाँ पर एक बिंदु, निश्चित बिंदु हमको मिल गया, उसका बिंदुपथ ये समीकरण हो रहा है। मतलब जब हम शंकु के समीकरण को निकालना चाहेंगे तो वेरिएबल पॉइंट लेने के लिए, उसको वेरिएबल बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो LMN को क्रमशः x, y, z से प्रतिस्थापित कर देंगे और हमको बिंदु LMN का पथ मिल जाएगा और वो पथ होगा 3 × -7 x - 5 + 5 × x - 4 + 5 × z - 3 होल स्क्वायर + 2 × -3 × y - 4 + 4 z - 3 होल स्क्वायर = 6 y - 4 + z - 3 होल स्क्वायर। इक्वेशन हमारा जनक रेखा का था x-5/l = y - 4/m = z - 3/n। तो हमने जहां पर जो समीकरण हमको LMN में जो रेशोज मिल रहे थे वहां से x - 5, y - 4 और z - 3 हमने ऊपर दिए गए इक्वेशन में प्रतिस्थापित किया। समीकरण हमको इस रूप का मिला। इस इक्वेशन को हमको आगे और सिंप्लीफाई करना होगा। अभी हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन का नया स्वरूप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 3 × -7x + 5y + 5z होल स्क्वायर + 2 × -3y + 4z होल स्क्वायर = 6y + z - 7 होल स्क्वायर। इस कंप्लीट वर्ग था, उस कंप्लीट वर्ग को हमने खोल दिया, हमको समीकरण मिला ये
147x square plus 87y square plus 101z square plus 210xy plus 90yz minus 210zx minus 294 इक्वल टू 0। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन था उसको कंप्लीट वर्क जहां थे हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो विद्यार्थी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, हमें ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा और यही अभीष्ट समीकरण होगा शंकु का जो हमसे पूछा गया था। तो बिंदु जिसका वर्टेक्स, ऐसा शंकु जिसका वर्टेक्स 543 था, आधार वक्र का समीकरण हमको दिया गया था और समतल हमको दिया गया था, उसका समीकरण हमने यहाँ पे निकाला जो इस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। तो यह था अल्फा बीटा गामा बिंदु से जाने वाले शंकु का समीकरण। अब हम बात करते हैं शंकु के अगले प्रकार की, लंबवृत्तीय शंकु। यदि हम परिभाषा के पहली स्लाइड पे जाएं तो हमने परिभाषा में डिफाइन किया था लंबवृत्तीय शंकु मतलब क्या, ऐसी वेरिएबल लाइन के द्वारा जनरेट होने वाली सतह जो स्थिर बिंदु से जाने वाली स्थिर रेखा के साथ स्थिर कोण बनाती है, उसको हम लंबवृत्तीय शंकु या राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। यहाँ पर स्थिर बिंदु A वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट हमने निर्धारित कर दिया अल्फा बीटा गामा, और अक्ष जो होगा, स्थिर लाइन जो हुई शंकु के शीर्ष से जाने वाली स्थिर रेखा AL लाइन है और वेरिएबल लाइन हो गई AP। तो AP के द्वारा जनरेट होने वाली सतह जो इस AL लाइन के द्वारा, AL लाइन के साथ शंकु की इस अक्ष के साथ हमेशा एक स्थिर कोण बनाती है, थीटा एंगल बना रही है, इसको हमने लंबवृत्तीय शंकु या राइट सर्कुलर कोण कहा हुआ है। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें, ये जो थीटा एंगल है उसको शंकु में यहाँ पर अचर कोण, इस अचर कोण को अर्धशीर्ष कोण या सेमी वर्टिकल एंगल कहा जाता है। ये सेमी वर्टिकल एंगल है। इस तरह से हमने लंबवृत्तीय शंकु को परिभाषित किया। अब हम लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करेंगे। लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण निकालने के लिए हम देखें, हमें ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण निकालना है जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है, अर्धशीर्ष कोण थीटा है, अक्ष की अर्थात AL की दिक्भुजाएं हमको दी गई हैं LM अनुपात में। संलग्न चित्र आपको दिख रहा है। AP वेरिएबल लाइन हो गई, AL शंकु का अक्ष हो गया, थीटा यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल है और अक्ष की दिक्भुजाएं हमको दी गई हैं LMN। तो हम अब लिखेंगे शंकु का समीकरण। जब हम निकालेंगे तो लंबवृत्तीय शंकु का वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा, AL की दिक्भुजाएं LMN के अनुपात में है, इसीलिए अक्ष का समीकरण अर्थात लाइन AL का समीकरण होगा x माइनस अल्फा अपॉन L इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन M इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन N। ये शंकु के अक्ष का समीकरण होगा। शंकु पर कोई वेरिएबल पॉइंट लें, शंकु की सरफेस पर कोई वेरिएबल पॉइंट P x1 y1 z1 हमने निर्धारित किया। तो x1 y1 z1 के लिए हमने को दिया गया है कि AP और AL वेरिएबल लाइन और अक्ष के बीच का कोण अर्धशीर्ष कोण थीटा दिया गया है और थीटा की वैल्यू हम सभी विद्यार्थी ये जानते हैं, आप अपनी पूर्व की कक्षाओं में इसका अध्ययन कर चुके हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं तो उनके बीच के कोण का कोसाइन हम निर्धारित करते हैं और उस कोसाइन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है cos थीटा इक्वल टू L इंटू x1 माइनस अल्फा प्लस m इंटू y1 माइनस बीटा प्लस n इंटू z1 माइनस गामा अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू अंडर रूट x1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस गामा होल स्क्वायर। तो AP और AL लाइंस के बीच का जो कोण निर्धारित होगा उस कोण का कोसाइन हमने निकाला cos थीटा इक्वल टू, इस फॉर्म में हमको इक्वेशन मिला। आगे हम इसको जब निर्धारित कर रहे हैं बिंदु XYZ का हमको पॉइंट लेना है तो इक्वेशन को पूर्ण वर्ग कर दें और स्टेप्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा L इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस m इंटू वाई माइनस बीटा प्लस n इंटू जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया ये हो गया बिंदु XYZ का बिंदु पथ और XYZ जो P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को निर्धारित कर रहा था, P बिंदु के लिए ये पथ को डिनोट कर रहा था। तो P बिंदु के लिए है मतलब AP जो लाइन है उसका बिंदु पथ ये हो गया और इसीलिए यही लंबवृत्तीय शंकु का अभीष्ट समीकरण होगा। तो दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, हमने लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण यहाँ पर निर्धारित किया। अब इस लंबवृत्तीय शंकु के समीकरण के बाद में हम आगे देखते हैं शंकु का व्युत्क्रम शंकु।
किसी भी शंकु के लिए, किसी भी कोण के लिए उसका रेसिप्रोकल कोण या उसका व्युत्क्रम शंकु किस तरह से परिभाषित किया जाता है। परिभाषा हमें कुछ इस तरह से दी गई है। शंकु के स्पर्श समतल पर शीर्ष से खींची गई लंब रेखा, मतलब किसी भी कोण में उसका जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से अगर हम उसके कॉन्टेक्ट प्लेन पर या उसके टेंजेंट प्लेन पर, उसके स्पर्श समतल पर जब कोई लंब डालते हैं तो उस लंब रेखा के द्वारा जनरेट होने वाला हमेशा हमें एक कोण मिलता है, और वह कोण पहले शंकु का व्युत्क्रम शंकु या रेसिप्रोकल कोण कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि व्युत्क्रम शंकु उन रेखाओं का पथ है जो शीर्ष से जाती है और दिए हुए शंकु के स्पर्श समतल के लंबवत होती है। व्युत्क्रम शंकु की परिभाषा से हमें दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि यदि कोई समतल किसी शंकु को स्पर्श करता है तो शंकु के शीर्ष से जाने वाली और स्पर्श समतल के लंब रेखा व्युत्क्रम शंकु का जनक होगी। हमने शंकु के वर्टेक्स से स्पर्श समतल पर जो लंब डाला था, उस लंब के द्वारा जनरेट होने वाली सतह को ही हमने शंकु का जनक कहा था। तो यहाँ पर यह लाइन हमको जनक के रूप में मिलती है। साथ में यदि कोई रेखा किसी शंकु की जनक रेखा, अगर हम कह दें कि कोई भी रेखा x/l = y/m = z/n शंकु की जनक रेखा है, तो वह हमेशा लंबवत समतल व्युत्क्रम, उसके लंबवत जो समतल हमको मिलेगा वो व्युत्क्रम शंकु के लिए हमेशा स्पर्श समतल होगा। तो व्युत्क्रम शंकु की परिभाषा में हमने क्या देखा कि शंकु के वर्टेक्स से उसके स्पर्श तल पर जो लंब खींचा जाता है, उस लंब से जनरेट होने वाली सतह शंकु का व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। अब हमें किसी भी दिए गए व्युत्क्रम शंकु का समीकरण ज्ञात करना है कि शंकु का समीकरण है f(x,y,z) = ax² + by² + cz² + twice hxy + twice fyz + twice gzx = 0। होमोजीनियस इक्वेशन हमने लिया, एक समघातीय समीकरण लिया शंकु का, और इसका व्युत्क्रम शंकु हम निकालना चाह रहे हैं। व्युत्क्रम शंकु निकालने के लिए हमें समतल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम मान लें कि समतल ux + vy + wz = 0 मान लो कि दिए गए शंकु का स्पर्श समतल है। शंकु 1 का स्पर्श समतल ux + vy + wz इसका स्पर्श समतल है। आपके पाठ्यक्रम में एक स्पर्श समतल पर एक आर्टिकल दिया गया है जहां पर यह निर्धारित है कि कोई भी समतल किसी भी शंकु का स्पर्श समतल होता है, उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध होता है ये। कोई भी समतल शंकु को स्पर्श करता है यदि AU² + BV² + CW² + twice HUV + twice FUW + twice GWU = 0। यहाँ पर A, B, C, H, F, G जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं वो क्रमशः इस तरह से परिभाषित हैं। ये एक आर्टिकल आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन यहाँ उसकी आवश्यकता इतनी नहीं थी। मैंने उसका जो खास रिजल्ट था वो यहाँ पर ले लिया है कि कोई भी समतल किसी भी शंकु को स्पर्श करता है यदि शर्त 3 संतुष्ट होती है, जहां पर A, B, C ब्रैकेट में लिखे गए अनुसार निर्धारित किए गए हैं। अब हम बात करें, हमको व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निकालना था। व्युत्क्रम शंकु की परिभाषा में हमने क्या कहा है कि शंकु के वर्टेक्स से समतल पर डाले गए लंब के द्वारा जनरेट होने वाली सतह। तो हम देखें कि समतल ux + vy + wz = 0 के लंबवत और शीर्ष से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, वो समीकरण होगा x/u = y/v = z/w। इस रूप में यह समीकरण डिफाइंड होगा। तो यह समीकरण समतल पर लंब है, अतः यह शंकु के व्युत्क्रम शंकु को जनरेट करता है। यदि हम x = u, y = v, z = w सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, ax² + by² + cz² + twice hxy + twice fyz + twice gzx = 0 में, तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था वो हमको मिलता है। यदि हम x की जगह पर u, y की जगह पर v और z की जगह पर w इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो पीछे हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा हुआ था वो इक्वेशन नंबर 3 हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लंब रेखा हम बना रहे थे x/u = y/v = z/w, इस लंब रेखा का पथ हमें इस तरह का एक समघातीय समीकरण मिलेगा। और जब ये एक समघातीय समीकरण है तो निश्चित रूप से यह एक शंकु को निर्धारित करेगा, और यही शंकु दिए गए शंकु का व्युत्क्रम शंकु या रेसिप्रोकल कोण कहलाएगा। तो ऐसा शंकु हमको मिल गया जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, XYZ में होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि समतल XU +
yv प्लस wz इक्वल टू 0 पर डाले गए वर्टेक्स से डाले गए लंब के द्वारा जनरेट होने वाले शंकु को निर्धारित कर रहा है। अतः यह व्युत्क्रम शंकु का अभीष्ट समीकरण होगा। तो जहां हम इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 का व्युत्क्रम शंकु कहते हैं, उसी तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 जो है वह इक्वेशन नंबर 1 का व्युत्क्रम शंकु होगा। तो ये वाइस वर्सा कंडीशन है कि जब समीकरण 1 का व्युत्क्रम शंकु 5 है तो 5 का व्युत्क्रम शंकु हमेशा इस समीकरण नंबर 1 होता है। अगली हम बात करते हैं आगे आवेष्टक शंकु या स्पर्श शंकु की। आवेष्टक शंकु की परिभाषा यदि हम ध्यान दें तो हमने निर्धारित किया था कि वर्टेक्स किसी भी स्थिर बिंदु से जाने वाली वेरिएबल लाइन के द्वारा जनरेट होने वाली सतह जो किसी दिए गई सतह को स्पर्श करती है। आप संलग्न चित्र में देख रहे हैं, वर्टेक्स हमको दिया गया है, एक सरफेस हमको दी गई है, उस सरफेस को स्पर्श कर रही है। जो वेरिएबल लाइन है, जो जनक रेखा है शंकु की, वो इस सतह को स्पर्श कर रही है। तब हमको जो शंकु मिलता है उसको हम आवेष्टक शंकु या एनवलपिंग कोन कहते हैं। यदि हम कहें कि बिंदु अल्फा बीटा गामा दिया गया है और सतह का समीकरण ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप में हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें अब आवेष्टक शंकु का समीकरण निकालना है। सबसे पहले हम बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण देखें। बिंदु अल्फा बीटा गामा से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण जिसकी दिक्कोज्याएं क्रमशः l m n होंगी, वो होगा x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। ये सरल रेखा चूंकि अल्फा बीटा गामा से जा रही है, शंकु का जनरेटर है, यहाँ पर हमें सरल रेखा सतह एक जो हमने डिफाइन करी हुई है, सरफेस जो हमने लिया हुआ है, उसको वह स्पर्श कर रही है, इसलिए यह इस बिंदु पर दिए गए बिंदु पर स्पर्श करेगी, जो बिंदु होगा अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर। मतलब सरल रेखा दो से जो सरल रेखा डिफाइन की गई है, इक्वेशन नंबर 2 में जो सरल रेखा डिफाइन कर रही हुई है, वह समतल एक को ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 इस सतह को बिंदु अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर पर स्पर्श करेगी। तो यह स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हमको मिलेंगे। चूंकि यह सतह पर उपस्थित होगा, अतः सतह के समीकरण को यह संतुष्ट करेगा और हमको मिलेगा a इंटू अल्फा प्लस एल आर होल स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस एम आर होल स्क्वायर प्लस c इंटू गामा प्लस एन आर होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हम सभी गणित के विद्यार्थी हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर्स की टर्म्स को जो ब्रैकेट्स में अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर होल स्क्वायर में जो दिया गया है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आर स्क्वायर के कोफिशिएंट, आर के कोफिशिएंट और आर एस टू 0 मतलब कांस्टेंट टर्म को, इनको हम अगर सेपरेट कर देते हैं तो इक्वेशन हमको स्क्रीन पर दिखाई गई समीकरण के आधार पर मिल जाता है। ये आर में एक वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण हम सभी जानते हैं कि वर्ग समीकरण को जब भी सॉल्व किया जाता है, जब भी हम इसका हल करते हैं तो आर के 2 मान मिलते हैं। आर के 2 मान मिलेंगे, इसका मतलब स्पर्श बिंदु जो हमको मिल रहा था वह स्पर्श बिंदु हमें यहाँ पर 2 मिल जाएंगे, लेकिन स्पर्श बिंदु हमेशा 1 होता है। हम सभी ये जानते हैं कि स्पर्श बिंदु हमेशा 1 होता है, इसीलिए आर के लिए मिलने वाले जो दोनों मान हैं वो यहाँ पर संपाती हो जाएंगे। विद्यार्थी ये जानते हैं कि किसी भी वर्ग समीकरण को यदि हम कहते हैं कि उसके आर के दोनों मान संपाती हैं, तो संपाती होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसका जो विवेचक होता है, वो विवेचक यहाँ पर 0 के बराबर होता है। अर्थात इस इक्वेशन में भी हमको इसका विवेचक 0 मिलेगा और इस समीकरण का विवेचक जो है वो है 4 इंटू ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन माइनस 4 ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, 4 कैंसिल आउट करते हैं, समीकरण का ये रूप हमको मिलता है। और समीकरण का जो रूप हमको मिला, इसमें हम अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और सरलीकृत करने पर हम देखते हैं कि बिंदु एल एम एन का जो पथ होगा, हम L की जगह पर x माइनस अल्फा, M की जगह पर y माइनस बीटा और N की जगह पर z माइनस गामा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो समीकरण हमको इस रूप में मिल जाता है। यहाँ पर समीकरण 2 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल रहा है। समीकरण को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। पहले ब्रैकेट में हम -1 और +1
ऐड कर रहे हैं और दूसरे दोनों ब्रैकेट्स में, पहले ब्रैकेट में -1, दूसरे ब्रैकेट में हमने +1 ऐड किया और राइट हैंड साइड की जो टर्म्स थी उसमें हमने +2 और -2 को ऐड किया। समीकरण हमारा बैलेंस होगा। और ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म्स हमको मिल रही हैं, ब्रैकेट्स में जो टर्म्स मिल रही हैं वो एक नए फॉर्म में मिल रही हैं, उसको हम एक नए रूप में परिभाषित कर सकते हैं और समीकरण का जो नया रूप मिलता है वो हमको कुछ इस तरह से मिलता है, जहां पर कैपिटल T, कैपिटल S और कैपिटल S1 की जो वैल्यूज हैं वो हम इस तरह से बता सकते हैं। S इक्वल टू होगा ax² + by² + cz² - 1, जो कि सरफेस का समीकरण से मिला और सरफेस पर बिंदु अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको a² + b β² + c γ² - 1 मिला। T उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के समीकरण को डिनोट कर रहा है। तो शंकु का के आधार पर जो हमने समीकरण निकाला वो हमको T, S और S1 के फॉर्म में यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए रूप में मिल रहा है। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं S1² और ट्वाइस T S1 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते हैं, हमें शंकु का अभिष्ट समीकरण मिलेगा T² = SS1, जो हमारे आविष्टक विलन का, आविष्टक शंकु का रिक्वायर्ड समीकरण होगा। तो जब बिंदु अल्फा बीटा गामा वर्टेक्स दिया गया था और उसने ax² + by² + cz² = 1 इस सतह को स्पर्श किया, तब जो आविष्टक शंकु का समीकरण हमको मिला वो T² = SS1 के फॉर्म में हमको मिला। और यह समीकरण जहां पर T, S और S1 की वैल्यू हम पूर्व में निर्धारित कर चुके हैं उस रूप में हमने परिभाषित करी है। तो यह शंकु का, आविष्टक शंकु का समीकरण होगा। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें, हमने विक्रम शंकु, लंबवृत्तीय शंकु और आविष्टक शंकु तीनों तरह के शंकु के समीकरण निकाल लिए। इसके बाद कुछ छोटा सा आर्टिकल हमारे पास में है कि हम परिभाषित करते हैं शंकु के परस्पर लंबवत जनरेटर होने के लिए आवश्यक, जब शंकु के समतल के द्वारा प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का कोण। शंकु का समीकरण fx, y, z = 0 दिया गया है। समतल का समीकरण ux + vy + wz = 0 दिया गया है। हम सभी जानते हैं, ये आर्टिकल आपको आपके किताब में दिया गया है, आपके पाठ्यक्रम में है। सिर्फ इसका यूज 3 परस्पर लंबवत जनकों के लिए है, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि जब शंकु को कोई समतल प्रतिच्छेद करता है तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का कोण tan² थीटा आपको यहाँ दिखाए गए, स्क्रीन पर दिखाए गए फॉर्मूले के आधार पर डिनोट होता है। यदि यहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस लंबवत हो जाएं तो tan θ = tan 90 = इन्फिनिटी हो जाएगा और हमको रिक्वायर्ड शर्त मिलेगी a + b + c × u² + v² + w² - fuv w = 0। तो ये दो परस्पर लंबवत जनक होने के लिए आवश्यक शर्त हम कह सकते हैं। हमें निकालना है 3 परस्पर लंबवत जनक होने के लिए आवश्यक कंडीशन। जब शंकु का समीकरण दिया गया है fx, yz = 0, समतल का समीकरण है ux + vy + wz = 0, तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं दो परस्पर लंबवत जनक में काटता है तो इक्वेशन नंबर 1 से हमको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल रही है। हमने पीछे देखा हुआ है कि दो परस्पर लंबवत जनक में काटता है यदि a + b + c × u² + v² + w² - fuv w = 0 होगा। इससे हमको fuv w = 0 मिलेगा। लंबवत जनक जब हमने लिया हुआ है 3 जनकों में काटता है, दो परस्पर लंबवत जनक में काट रहा है तो हमको इक्वेशन नंबर 1 शर्त मिल रही है। और जब हमने कहा यहाँ पर कि जनक में काट रहा है यानी UVW x/u = y/b = z/w जो था वह शंकु का समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक आर्टिकल हमने पूर्व में पढ़ा था कि जनक रेखा के दिक् कोज्याएं शंकु के समीकरण को संतुष्ट करती हैं, इसीलिए FUV W = 0 होगा। दिए गए समीकरण में FUV W = 0 रखेंगे, a + b + c = 0 हमको मिल जाएगा और इस तरह से हमको यह मिल जाएगा कि शंकु जो है वो 3 परस्पर लंबवत जनकों में काटता है। इस आधार पर यदि हम क्वेश्चन देखें, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, शंकु fyz + gzx + hxy = 0 का वर्टेक्स है। इस शंकु का वर्टेक्स क्या होगा? का वर्टेक्स क्या होगा? खरगोन कॉलेज नहीं दिख रहा है। कोई विद्यार्थी इसका आंसर देना चाहेगा?
शंकु FYZ प्लस GZX प्लस HXY इक्वल टू 0 का वर्टेक्स क्या है? आंसर इज ए। ठीक है, इसका आंसर सही बताया। आंसर इसका ए है। हमने ए वर्टेक्स 0 0 जब लिया तब हम कहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, शंकु एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस z² प्लस 4yz प्लस 3zx प्लस ट्वाइस hxy इक्वल टू 0 ये तीन परस्पर लंबवत जनक रखता है। शंकु तीन परस्पर लंबवत जनक रखता है। बड़वानी कॉलेज के विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगी कि यह शंकु तीन परस्पर लंबवत जनक रखता है। दिस इक्वेशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। बड़वानी कॉलेज सही है, सही है, सही है। वेरी गुड, इसका आंसर सही है क्योंकि हमने ट्रू है। ये हमको मालूम है कि कोई भी शंकु तीन परस्पर लंबवत जनक तब रखता है जबकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। दिए गए शंकु के समीकरण में हमने a प्लस बी प्लस सी करके देखा, उसका मान 0 आया, मतलब शर्त संतुष्ट हो गई। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी राजगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों से। राजगढ़ कॉलेज, शंकु 2yz प्लस 3zx प्लस 4xy इक्वल टू 0 से प्रदर्शित होने वाली सतह क्या है? राजगढ़ कॉलेज सी। अरे वो सुन नहीं रहा ना मैम। सी। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ, खरगोन कॉलेज बोलिए। फ्रॉम खरगोन। सी। हाँ, वेरी गुड, इसका आंसर सी है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वह शंकु जो निर्देशांक कक्षों से गुजरता है उसका समीकरण hxy प्लस fyz प्लस gzx इक्वल टू 0 से परिभाषित होता है और इस तरह से शंकु का समीकरण हम यहाँ पर इस रूप में निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु एवं आधार वक्र x² प्लस y² इक्वल टू 4 z इक्वल टू 2 है, ऐसे शंकु का समीकरण क्या होगा? मंडला कॉलेज, कोई विद्यार्थी? राजगढ़ कॉलेज, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, आपको इसको एक लाइन में सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जनक रेखा के समीकरण बना करके फिर देखना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा x² प्लस y² इक्वल टू z²। शंकु का अभिष्ट समीकरण हमको इस रूप में मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, शंकु x² माइनस 4y² प्लस z² प्लस 6yz प्लस 3zx प्लस ट्वाइस hxy इक्वल टू 0 कंटेन्स 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ये शंकु तीन परस्पर लंबवत जनक रखता है। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। इसका आंसर बी। हेलो, हेलो, वेरी गुड। हाँ मैम, इसका आंसर बी। वेरी गुड, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। आपने कहा इसका आंसर फॉल्स यहाँ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से शंकु में परिभाषित जितने आपके कंटेंट्स थे, आपके पाठ्यक्रम में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने थ्योरम्स दिए गए थे, वो सभी मैंने कवर करने का प्रयास किया और मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी को इस लेक्चर से कुछ लाभ जरूर मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है। बहुत जल्दी हमारा समय खत्म हो रहा है, आप बहुत जल्दी प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो प्रश्न पूछ सकता है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।